हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। होशियारपुर में रहने वाली मतिका का दिमाग जरूरत से काफी ज्यादा तेज चलता था। कभी वो औरतों की टोली में बैठकर साधु की तरह ज्ञान बांटा करती, तो कभी बुजुर्ग के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करती, और जब कोई नहीं मिलता तो वो अपनी माँ के आगे अपने ज्ञानों की बातों का ढकोसला किया करती। ऐसे ही एक दिन वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, भाग गई माँ, भाग गई। अरे रोको उसे, अरे रुक जा शीला, ऐसे मत कर। मतिका को ऐसे चिल्लाता देखकर उसकी माँ आंचल उसके कमरे में आकर उसे झकझोरने लगती है। तभी मतिका नींद में कसकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और लाख कोशिशों के बाद जब आंचल अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती तो वो टेबल पर रखे पानी के जग को मतिका पर डाल देती है और मतिका जल्दी से उठकर बोलती है, हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि ये सब कुछ एक सपना था, वरना गजब हो जाता। अरे नालायक, छोड़ मेरा हाथ। किससे कुश्ती कर रही थी सपने में? और तूने सपने में चूहा देख लिया था क्या जो भाग रही थी? अरे माँ, चूहा नहीं बल्कि शीला अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग रही थी, उसी को रोक रही थी। पर वो जानती नहीं है कि मतिका इतनी तेज है ना कि लोगों के मन की बात झट से भाग जाती है। तब तो तूने उसे भी अपना मुफ्त का ज्ञान जरूर दिया होगा, है ना? हाँ माँ, मैंने उसे समझाया था। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जरा भी अकल से काम नहीं लेते हैं, जोश में आकर होश खो बैठते हैं और सही गलत का फर्क तो मानो भूल ही गए हैं। जैसे शीला को ही देख लो। अरे वो सपना था जो टूट गया, और शीला भली और समझदार लड़की है, तो पक्का रात को अपने दिमाग में उल्टे सीधे मनगढ़ंत बातें बनाकर सो गई होगी। माँ, सपने को हकीकत बनते देर नहीं लगती। क्या पता भगवान ने मुझे ये सपना इसलिए दिखाया हो क्योंकि उन्हें पता हो कि शीला भागने की कोशिश कर रही है, और फिर किसे पता वो किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही हो। अरे बावली हो गई है क्या? कैसी दकियानुसी बातें कर रही है? मैं देख रही हूँ तू अपने आप को चाणक्य समझने लगी है। इतनी होशियारी मत दिखा। एक लड़की होकर दूसरे की इज्जत उछालते हुए रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही तुझे? यही तो माँ आप समझ नहीं रही है कि वो लड़की है। लड़कियाँ परिंदों की तरह होती है, अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे दो ना तो वो गलत फायदा उठाकर अपने परिवार का, मोहल्ले वालों में, समाज भर में नाम बदनाम कर ना उनका सर नीचा कर देती है। इसका मतलब मुझे भी तुझे काबू में रखना चाहिए था, क्योंकि तू भी तो एक लड़की है। मुझे भी लग रहा है कि मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा कर बेवकूफी कर दी। माँ, आप मुझ पर लांछन लगा रही है। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या हुआ? अभी तो तू महापुरुष की तरह ज्ञान की नदियाँ बहा रही थी, और जैसे ही खुद पर बात आई तो तुझसे बिना बोले रहा नहीं गया। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे शीला भी किसी की बेटी है, इसलिए आगे से ना अपनी ये ज्ञान की तिजोरी को मत खोलियो। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं जो हर वक्त अपना ज्ञान देती फिरती है। इस तरह आंचल अपनी ज्ञान देने वाली गुनी औलाद को आईना दिखाती है। वक्त गुजरता है और सही उम्र में आंचल अपनी बेटी की शादी आदित्य नाम के लड़के के साथ करवा देती है और मतिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी सास गंगा आरती की थाली से टीका लगाने ही वाली होती है कि तभी मतिका पीछे हटते हुए बोलती है, अरे अरे माँ जी रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? तेरा स्वागत कर रही हूँ बहू, और क्या? माँ जी, लगता है आपको रीति रिवाजों और रस्मों का ढंग से पता नहीं है। मुझसे पहले आपको आदित्य जी को तिलक लगाना था। अरे सदियों से यही परंपरा है कि मर्द का दर्जा औरत से ऊपर होता है। अरे बहू, टीका पहले उसे लगे या तुझे, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल गया है, आजकल पुरानी सोच और परंपरा कौन याद रखता है? माँ जी, जमाना चाहे जितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपराओं, वेदों को नजरअंदाज थोड़ी ना किया जा सकता है। बहू, क्या कहना चाहती है तू? माँ जी, क्या आपने बिना पंडित के होते हुए शादी देखी है? बिना पंडित के शादी? पागल हो गई है क्या? जब तक पंडित मंत्र नहीं पढ़ता शादी थोड़ी होती है। क्यों माँ जी, क्यों नहीं हो सकती? अरे शादी ब्याह कोई खिलवाड़ थोड़ी है जो कोई भी करवा देगा। माँ जी, जैसे पंडित के बिना शादी, वकील के बिना केस और भगवान के बिना ये दुनिया का चलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही रस्मों और परंपराओं के बिना हम सब भी अधूरे हैं। बस बहू, मैं समझ गई कि तू सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि सरस्वती भी है, जो ज्ञान का सागर है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू ज्ञान देना जानती है।
तेरी ज्ञान भरी बातें सुनकर मैं धन्य हो गई। गृह प्रवेश की रस्म में ही अपनी बहू के ज्ञान भरे लंबे चौड़े भाषण को सुनकर गंगा का सर चकराने लगता है और मतिका अंदर आती है और सभी रस्में खत्म होने के बाद वो अपने पति के साथ शादी की पहली रात बिताती है। वक्त गुजरता है, मतिका पूरे घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और एक दिन उसके मोहल्ले में चोरी हो जाती है और गंगा बोलती है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है वो मुआ चोर जो रोज हमारे मोहल्ले में चोरी करता रहता है। मतिका बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। मतिका जल्दी से गंगा को पानी लाकर देती है और उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे बहू क्या बताऊं, कल फिर रात हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। समझ नहीं आ रहा कि चोर को आखिर कौन बता रहा है सबके घरों के खुफिया रास्ते। माँ जी, जैसे लंका ढाने वाला भेदी विभीषण था, वैसे ही चोर कहीं बाहर का नहीं बल्कि इसी मोहल्ले का है। तो फिर बताना बहू, कौन है वो कमीना? माँ जी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही मोहल्ले का गुड्डू है, जो हम सबके घरों में घुसकर चोरी कर रहा है। मैंने उसे गौर से देखा है। जब भी वो अपनी कैमरे वाली नजर किसी के घर में बसा लेता है ना, अगले ही दिन उसके घर की तिजोरी का ताला टूट जाता है। तेरी बातों में दम तो है बहू, लेकिन हम उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? माँ जी देखना, आज रात ना वो हमारे घर पर ही डाका डालने आएगा और सीधा हमारे घर की तिजोरी पर हाथ डालेगा। मैं भी उसके लिए ऐसा जाल बुनूंगी ना कि वो बुरी तरह फंस जाएगा। बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करिए। दोनों सास बहुएं अपने घर की तिजोरी के सारे जेवर, रुपए, पैसे वहाँ से निकालकर घर में बनी खुफिया दीवार के पीछे की अलमारी में छुपाते हैं और रात होने पर मोहल्ले का चोर गुड्डू चोरी को अंजाम देने आता है और मतिका अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद मोहल्ले में शांति हो जाती है और गंगा अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, बहू अगर तू कल मुझे ज्ञान नहीं देती तो आज हमारे घर में भारी नुकसान हो जाता। मेरी आधी उम्र की होने के बावजूद भी तुझमें इतनी अकल और ज्ञान की बातें आती कहाँ से हैं? माँ जी, मेरा नाम मतिका है, मतिका। इसीलिए मेरे अंदर जो दिमाग है ना, वो छुरी की धार की तरह तेज चलता है और सरस्वती का ज्ञान तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तो अपने उस ज्ञान में से थोड़ा मुझे भी दे दे। दोनों सास बहुएं हंसी मजाक करती है और ऐसे ही वक्त बीतता है और मतिका हर छोटी बड़ी बात में अपनी सास के सामने अपने दिमाग के ज्ञान का उदाहरण देती रहती, जिससे ऊब कर एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू कभी तो अपने दिमाग को आराम दे दिया कर, हर वक्त ज्ञान की टीचर बनना जरूरी नहीं है। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के अंदर इतना बड़ा ज्ञान का सागर है। तो क्या करूँ, तेरे उस ज्ञान के सागर में डूब जाऊँ? क्या तुझे ज्ञान के कीड़े ने जकड़ लिया है जो हमेशा प्रवचन देती रहती है? माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और आप भूल गई कि मेरे ज्ञान ने आपकी कितनी मदद की। बहू ज्ञान इंद्रियों में भेजे के अलावा भी बहुत कुछ शामिल होता है, कभी उनका भी इस्तेमाल कर लिया कर। वक्त गुजरता है और गंगा की ज्ञान देने वाली बहू मतिका के चर्चे पूरे मोहल्ले, गलियों और सभी घरों में होने लगते हैं, जिसके कारण मतिका के पैर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और उसका पति आदित्य भी उसे समझाने की जब भी कोशिश करता तो वो उसे सब की तरह अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से चुप करवा देती। ऐसे ही एक दिन जब आदित्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसकी नजर मतिका के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड पर जाती है और जैसे ही वो उन्हें खोल कर देखता है तो वो बोलता है, माँ जल्दी आओ, तुम्हारी ज्ञानी बहू की जन्म कुंडली मिली है। आदित्य बेटा ये क्या है? माँ ये तुम्हारी तेज तरार और ज्ञानी बनने वाली बहू के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड है। ये देखो, फर्स्ट में बी ग्रेड, सेकंड में सी ग्रेड, थर्ड में डी ग्रेड और ये 5वीं के नंबर तो माशाल्लाह है माँ। क्या हुआ बेटा, बहू फर्स्ट आई थी क्या 5वीं में? फर्स्ट नहीं माँ, 5वीं में 3 बार फेल हुई है, ये ई ग्रेड है। क्यों मतिका, तुमने अपने ज्ञान का ये राज हमें कभी नहीं बताया कि तुम इतने हाई नंबरों से पढ़ी लिखी हो। वाह रे मेरी ज्ञानी बहू, ज्ञान की बातें तो तू ऐसे करती है जैसे कि तेरे अंदर ज्ञान की खान और भंडार हो। और 5वीं कक्षा में तो 3 बार लगातार फेल हुई। उस समय थोड़ा ज्ञान खुद में ले लिया होता तो ऐसे घिसरे हुए नंबरों से पास नहीं होना पड़ता। आई बड़ी ज्ञान देने वाली देवी।
सबके आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली मतिका की रिपोर्ट कार्ड देखकर उसकी सास गंगा उसे 4 बात सुनाती है और उसे आईना दिखाती है, जिसके बाद मतिका का मुफ्त का ज्ञान बहुत ही सीमित हो जाता है। निम्मी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मानो उसका भाई ही उसकी दुनिया था। वो अपने भाई की हर बात मानती और उसकी खूब सेवा भी करती। एक दिन निम्मी अपने भाई से बोलती है, भाई अब तो मेरा कॉलेज भी क्लियर हो गया है, अब तो तुमको मेरी फिक्र छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल, तू कैसी बात करती है? अब इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? अब तो तेरी शादी की उम्र है। नहीं भैया, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी शादी ना हो जाए। समय बीतता जाता है और फाइनली अशोक निम्मी की जिद के आगे घुटने टेक देता है और भारती नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। भारती स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी, जो सारा दिन बस आराम किया करती और बेचारी निम्मी घर के सारे काम अकेले संभालती। जैसे ही अशोक शाम को वापस आने वाला होता, भारती काम करने का नाटक करने लगती। एक दिन अशोक के काम पर जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, हाय, मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, काश कोई दबा देता। भाभी मैं दबा देती हूँ ना। भारती निम्मी से पैर दबाने लगती है और शाम को जब अशोक घर आता है तो अशोक को देखकर भारती मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निम्मी जाकर अपने भाई को बता दे कि मैंने आज इससे पैर दबवाए थे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक जी तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अपनी इस गलती के चलते भारती खुद ही अशोक के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, इससे पहले आपकी बहन आकर मेरी चुगली करे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने आपकी बहन से पैर दबवा लिए। अरे तो क्या हो गया, हम सब तो एक परिवार हैं। अगर तुम्हारे पैर दर्द करें तो तुम मुझसे दबवा सकती हो। अशोक की इस बात को सुनकर भारती के पर निकल आते हैं और अब वो आए दिन निम्मी से अपनी सेवा करवाया करती। निम्मी कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निम्मी की उम्र शादी की हो जाती है। वहीं भारती सोचती है, हाय, अगर निम्मी की शादी हो गई तो ये घर कौन संभालेगा? सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अपनी काम चोरी के चलते भारती निम्मी के लिए आने वाले सभी रिश्तों में कमी निकालकर अशोक और निम्मी से इनकार करवा देती। ऐसे ही एक दिन निम्मी को देखने गौतम नाम के लड़के का रिश्ता आता है कि तभी मौका पाकर भारती उसके पास जाती है और गौतम से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलाए गौतम जी, वैसे तो हमारी निम्मी लाखों में एक है, मगर उसकी कुछ बुरी आदतें भी है, जैसे ड्रिंक करना और सुट्टा तो मानो उसकी रग रग में बसा है। उम्मीद है आपसे शादी करके वो ये सब छोड़ देगी। गौतम भारती की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है, आखिर मुझे इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा? ये लोग चाहते तो ये सब छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ सच बताया। तभी निम्मी वहाँ पर चाय लेकर आती है और गौतम को वो पहली ही नजर में भा जाती है, जिसके बाद बिना देरी के गौतम के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, अच्छा बच्चा, ये बता कि तुझे गौतम कैसा लगा? भाभी वो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है और मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे पता है वो गुटखा खाता है। तूने देखा था उसके होठ कितने लाल थे। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी ननद को ऐसा घटिया पति मिले। भाभी आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती हैं। आप फिक्र मत करो, मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। भारती ये समझ जाती है कि अब निम्मी और गौतम का रिश्ता तोड़वाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके बाद अक्सर निम्मी और गौतम कॉल पर बात किया करते। निम्मी को ये पता चल जाता है कि गौतम के होठ प्राकृतिक रूप से लाल हैं और वो गुटखा नहीं खाता, और गौतम ये जान जाता है कि निम्मी में कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि भारती भाभी ये चाहती नहीं कि हमारी शादी हो। इससे पहले वो इस शादी में और दिक्कत डाले, मुझे निम्मी को जाकर ये सब बताना होगा। गौतम निम्मी के घर आता है
जहाँ भारती दरवाजा खोलती है और गौतम को सामने देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे गौतम जी, आप यहाँ? अरे शादी अगले महीने है, इतना भी सब्र नहीं हुआ? जी मैं निम्मी से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। चल भारती, तेरा फेंका हुआ दाव तब नहीं चला तो अब चल जाएगा। लगता है रिश्ता तोड़ने आया है। आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भारती ये कहकर नाश्ता लेने चली जाती है, जिसके बाद गौतम निम्मी के पास जाकर उसे बोलता है, निम्मी, आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। ओहो, आई लव यू जान, ये तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे। निम्मी मजाक मत करो और मेरी बात सुनो। ये सुनकर तुमको बुरा लगेगा पर ये सब सच है। निम्मी, तुम्हारी भाभी तुमको जरा भी प्यार नहीं करती और तुमको नौकर बनाकर सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शराब पीती हो। गौतम की बात सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम के गाल पर तमाचा मारते हुए बोलती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी भाभी मेरी माँ समान है और भाई बाप। मैंने भाई से शादी को इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए थी, और अगर वो मुझसे थोड़े बहुत काम करवा भी लेती हैं तो क्या बुरा है, ये उनका हक है। आज के बाद दोबारा मेरी भाभी के लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ये सब बातें भारती सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो बोलती है, कितनी अभागी औरत हूँ मैं। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ननद मिली और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। हाँ निम्मी, गौतम जो कह रहा है वो सच है, मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर निम्मी रोते हुए बाहर चली जाती है और गौतम भी अपने घर आता है। लेकिन भारती को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसी चिंता के चलते उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी के साथ वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसे ऐसे देखकर अशोक बोलता है, क्या हो गया है तुमको? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मी वहाँ आती है और उसे देखकर भारती बोलती है, निम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ बस। वक्त गुजरता है और भारती अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो खुद निम्मी को लेकर गौतम के घर जाती है और गौतम से बोलती है, गौतम जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा लड़का मेरी निम्मी को और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी, मुझे निम्मी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर भारती निम्मी और गौतम की शादी करवा देती है और भारती निम्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी के साथ साथ भारती एक भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।